नमस्कार, मैं श्री प्रकाश गुप्ता अपने YouTube चैनल SPJSG इंटरटेनमेंट भारत पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं अपने चैनल पर हमेशा आपको एक नई प्रतिभा, एक नए टैलेंट, एक नए कलाकार, एक नए मेहमान से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूं। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे चैनल पे एक बहुप्रतिभामुखी महिला आई हुई हैं। इन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। ये पिछले साल मिसेज एशिया चैरिटी 2021 रह चुकी हैं और ऑटिज्म एक्टिविस्ट हैं और एक डांसर हैं, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं। इन्होंने फाइनेंस के ऊपर किताबें भी लिखी हैं। तो बहुत कुछ है, इनको हम लोग जानेंगे अपने सवालों के माध्यम से। और अगर आपको भी इनसे कुछ सवाल पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं इनका नाम लेने जा रहा हूं। इनका नाम है सुजाता कपूर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। तालियां। सुजाता जी नमस्कार। 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 और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉलीवुड अभिनेता देवेंद्र मोदी सर और शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर राजीव सर। तो दोनों सर को नमस्कार एक साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुप्ता जी आपको भी और डॉक्टर सुजाता कपूर जी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मोदी जी को विशेष तौर से, क्योंकि ये हम भी हमारे साथ लखनऊ के हैं और हमारे बहुत अच्छे हीरो में से हैं। और मैं जितने भी दर्शकगण हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप कमेंट में अपना एरिया का भी नाम लिखिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे चैनल को इस जगह से लोग देख रहे हैं। और आपका समय मैं ज्यादा जाया नहीं करूंगा। मैं देवेंद्र मोदी सर से आग्रह करूंगा कि आज सवालों का सिलसिला आप शुरुआत करें। थैंक यू गुप्ता जी। तो सबसे पहले तो वेलकम डॉक्टर सुजाता कपूर जी। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप लोगों के बीच में, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाओं के बीच में मुझे बैठने का मौका मिल रहा है, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा ऑनर है। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जैसी टैलेंटेड लेडी का आज इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। मैंने जो बायोडाटा देखा आपका, आपके बारे में जो मुझे मिला, तो ये तो पता चला कि आप एजुकेशनिस्ट हैं। ये कहूँ कि बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, पीएचडी, राइटर, पता नहीं मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर हैं। तो मेरी एक जिज्ञासा हुई कि निश्चित रूप से आप पढ़ाई में पहले आनंद लेती होंगी, इसलिए आप इतनी क्वालिफाइड हो पाई। लेकिन उसके बाद जब आप फैशन वर्ल्ड की तरफ मुड़ी तो सबसे पहले आपको ये कब महसूस हुआ कि आप खूबसूरत भी हैं और फैशन वर्ल्ड के लायक हैं? एक्चुअली मैं आपको पढ़ने में तो मैं बचपन से बहुत अच्छी थी, बट जैसे मुझे याद है, मैं 3rd क्लास में फर्स्ट टाइम मेरे रिपोर्ट कार्ड में फर्स्ट लिखा गया था, तो मैं मम्मी के साथ गई थी। और 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक कभी मेरी रिपोर्ट कार्ड में सेकंड नहीं लिखा गया, मैं हमेशा फर्स्ट टाइम। तो मुझे पढ़ने का तो बहुत ही मतलब शौक था। मैं पढ़ने में काफी अच्छी थी और बोलने में भी बहुत अच्छी थी। और डांस में तो मुझे इतनी रुचि थी ना बचपन में, मतलब मैं लिटरली समर वेकेशन, जो गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करती थी कि हो, और मैं पापा से पहले ही बोल देती थी कि मुझे जाना है डांस क्लासेस में। तो मैंने इतने डांस फॉर्म्स किए हैं, जैज किया है, कंटेम्प्रेरी किया है, कथक सीखा है मैंने, मतलब बॉलीवुड सीखा है और इतनी स्टेज परफॉर्मेंस की है। तो मुझे मतलब मैंने 12th में टॉपर थी और मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला बीकॉम ऑनर्स
में, हंसराज कॉलेज में। तो वहां पर जब मिस फ्रेशर्स हुआ था तो मतलब अंदर से एक इच्छा जागी कि अच्छा मिस फ्रेशर्स ऐसी भी कोई चीज होती है, तो हमें मतलब मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक हो गया कि मैं मिस इंडिया में करूं। बट उस समय मेरे टाइम में जो हाइट क्राइटेरिया था वो 5 फीट 6 इंचेस था, मेरी हाफ इंचेस हाइट कम थी, मैं 5 फीट 5.5 इंचेस हूँ। तो वो एक मन में एक मेरी डिजायर थी कि हाँ मुझे कुछ करना है, वो मतलब अंदर से आया था। बट उस समय क्या था, इतना ओपन नहीं था, अब तो सोशल मीडिया इतना हो गया, तो हम लोगों के पास फोन भी डिफरेंट स्टाइल के हुआ करते थे, बाहर के वर्ल्ड के बारे में इतना पता नहीं था। प्लस पढ़ाई में हम इतने अच्छे थे कि सबको लगता था कि पहले पढ़ाई की जाए, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद कर लेना, उसके बाद कर लेना। तो वो दबी हुई इच्छा तो थी मॉडलिंग करने की, पर वो क्या होता है ना कि क्योंकि मैं पैरेलली पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, उसमें मैं फिर पीएचडी करना शुरू कर दिया, उसमें मैंने बहुत अच्छा किया। तो मैं दूसरी जगह चली गई, पर मेरे डांस का पैशन, मेरी एक्टिंग का पैशन, मेरी मॉडलिंग का पैशन वो अंदर ही अंदर था कि मुझे करना है। तो मतलब मैं छोटी मोटी मॉडलिंग तो कर ही लेती थी, बट लार्ज स्केल पर मैंने मतलब बहुत काफी बाद में करी, क्योंकि वो दबी हुई इच्छा थी अंदर। जब तक लड़कियां इंटर में आती हैं और 12th में उनकी फेयरवेल होती है, तो ज्यादातर लड़कियों को पहली बार साड़ी पहनने का मौका उस फेयरवेल में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने भी, मैं समझता हूँ 12th में ही पहनी होगी, या कब आपने पहली बार साड़ी पहनी और आपको लगा कि मैं फैशन मॉडल के लायक हूँ? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और देखने में तो मेरी मतलब अच्छी थी स्कूल में, तो मेरे लिए ना चैलेंज होता था कि जैसे टीचर्स आती थी, मैं कभी भी ऐसे नहीं थी कि फ्रंट बेंच में बैठूं और मतलब बहुत टीचर्स के जैसे होते ना, मैं थोड़ा बैक बेंचर टाइप में थी। बट मेरे जो फ्रेंड्स थी वो भी काफी पढ़ने में अच्छी थी। तो मेरा क्या होता था, जब भी मिड टर्म या मतलब रिजल्ट वो हाफ ईयरली होते थे ना, तब हाफ ईयरली होते थे, तो टीचर एकदम से पूछती थी कि अरे ये सुजाता कपूर कौन है, क्योंकि उनको यही नहीं पता, इतने अच्छे मार्क्स, क्लास में टॉपर कौन है ये, तब उनको ये अच्छा ये है सुजाता कपूर। तो मेरे लिए हमेशा ना ये चैलेंज रहता था कि सबको लगता था कि मतलब वो ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता था कि अच्छा कोई देखने में सुंदर है या मतलब डांस करने में बहुत अच्छा है तो वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो मुझे एक वो चैलेंज हमेशा अपनी लाइफ में रहा, ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला। तो ऑफ कोर्स पर मैं जैसे मैं 7th में मैंने सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन लिया, उससे पहले मैं कॉन्वेंट में थी। तो धीरे धीरे टीचर्स को पता चलता गया, स्कूल की टीचर्स को ये टॉपर है, तो ऑफ कोर्स सबको ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि हाँ ब्यूटी विद ब्रेन्स वाला होता है। इनफैक्ट मुझे अपने टीचिंग प्रोफेशन में भी जब भी मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो सबसे पहले मुझे पैनल में ये चैलेंज फेस करना पड़ता था, ये पढ़ाएंगी फाइनेंस, या मतलब मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था जब तक वो एक्चुअली मुझे इंटरव्यू नहीं करता था। तो ये वाली चीज मेरे लिए लाइफ में हमेशा चैलेंजिंग रही कि अपनी ब्यूटी के साथ अपने ब्रेन्स को भी एस्टैब्लिश करना कि एक्चुअली ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। तो हाँ ऑफ कोर्स 12th क्लास में पहनी मैंने साड़ी और काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और तब तक मुझे कहते थे बहुत लोग कि तुम डांस करने में अच्छी हो तो तुम मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करती हो। बट वही है कि थोड़े उस समय रास्ते इतने हमारे सामने खुले नहीं थे। मेरी जो फैमिली है बहुत ही एकेडमिक फैमिली है, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री या मॉडलिंग से नहीं है, तो मुझे ये पता नहीं था कि कैसे जाना है। मैंने काफी लोगों से कांटेक्ट किया बट मुझे एक सही रास्ता नहीं मिल पाया क्योंकि इतनी चीजें खुली नहीं थी तब। तो मैंने कहा चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली एकेडमिक थी, सभी लोग घर में पढ़े लिखे हैं, काफी आपके अंदर भी ब्यूटी विद द ब्रेन वाली बात है, तो कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं, अच्छा आप समाज के लिए करना भी चाहती हैं, आपने बुक्स भी लिखी, ऑटिज्म पे भी काम किया आपने, तो मतलब आपके अंदर जो ब्रेन है
वो आप चाहती हैं कि उसका यूज समाज के लिए हो। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आया कि आपने कभी सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई नहीं किया, जबकि आप नहीं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, उसमें जा सकती थी आप। हाँ मैं, बट मेरे माइंड में कभी ऐसा मुझे आया नहीं कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। बट मुझे ये पता है कि मैं बचपन में बोलती थी मैं कुछ भी बन जाऊंगी बट मैं टीचर नहीं बनूंगी। तो ऐसा होता है कि आप जिस चीज के लिए मना करते हैं आप खुद ही उस रास्ते पे चल जाते हैं। तो जब मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, तो आप अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो मेरे को लगता था कि मैं ना लोगों को बहुत चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ और बहुत कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ। जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से पढ़ाती थी इकोनॉमिक्स और इस टाइप के सब्जेक्ट्स। तो मुझे लगा कि क्यों ना, मतलब और एक ना मेरे माइंड में हमेशा बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी हर चीज को जानने की, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे अगर कोई भी मैं चीज में रट्टा नहीं मारती थी, मुझे ऐसा लगता था कि क्यों हो रहा है, इसके अंदर जाओ और जानो। तो वो एक क्योंकि मेरा माइंड कहीं ना कहीं क्यूरियस था, मतलब बहुत जिज्ञासा रहती थी चीजों को जानने की। तो पता नहीं कहाँ से मुझे लगा चलो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। और जब रिसर्च किया ना तो उसमें भी एक पैशन सा आने लगा, मतलब मजा सा आने लगा कि नई नई चीजें आने लगी सामने। तो फिर वो उस तरह से सिविल सर्विसेज तो माइंड में नहीं आया, बट हाँ मतलब वो जो बीकॉम ऑनर्स करने के बाद एमबीए करने के बाद पीएचडी कर, फिर पीएचडी करने के बाद एमबीए में टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से करियर शेप अप हो गया। मतलब एजुकेशन में आप आना नहीं चाहती थी, एक्सीडेंटली आ गई, मतलब एकदम अचानक दिमाग में आया। हाँ मतलब मुझे था कि मैं आपका पढ़ने, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं कहती थी मैं कुछ भी बनूंगी पर टीचर नहीं बनूंगी। फिर मुझे लगा, मैंने एयर हॉस्टेस मतलब के लिए भी ट्राई किया। और एयर हॉस्टेस में मैं उस समय कुछ पॉइंट्स मेरे कम रह गए थे, कुछ मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए थे। तो मैं फाइनली एयर इंडिया में एज एन एयर हॉस्टेस नहीं ज्वाइन कर पाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं और किस में मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्योंकि मॉडलिंग तो हमेशा मेरी इच्छा थी, एक्टिंग हमेशा मेरी इच्छा थी, बट मुझे उस समय ना उस फील्ड में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा था सेकंड बेस्ट ऑप्शन में क्या कर सकती हूँ अपने स्किल सेट को देख के और अपने स्ट्रेंथ्स को देख के। तो मुझे लगा कि चलो मुझे टीचर नहीं बनना पर मैं प्रोफेसर जरूर बन सकती हूँ, बड़े बच्चों को जरूर पढ़ा सकती हूँ, एमबीए के बच्चों को जरूर पढ़ा सकती हूँ। तो मैं इस तरह से एमबीए में टीचिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपने अपने रास्ते खुद ढूंढे, हाँ, मैं जैसे कि आप मतलब बता रही हैं, जैसा आप बता रही हैं कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। तो आपका कैरियर बनाने में आपके पेरेंट्स का, मदर फादर का कितना कोऑपरेशन मिला, और वो क्या करते हैं उनके बारे में बताइए। एक्चुअली दोनों गवर्नमेंट जॉब में ही थे। मेरे पापा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में थे और मेरी मम्मी डीएसआई डीसी में थी। तो मेरे वर्किंग पेरेंट्स थे और मेरी मम्मी उस समय वर्किंग थी जब यूजुअली पेरेंट्स मतलब पापा सबके वर्किंग होते थे, मम्मी हाउसवाइफ होती थी। तो मैं वो बच्चा होती थी कि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो घर में मुझे बहुत फील होता था कि अरे मम्मी वर्किंग है। तो हमारा थोड़ा एटमॉस्फेयर घर का खुला था और बहुत ज्यादा मम्मी पढ़ाई पे हमारा फोकस करती थी। मेरी बड़ी बहन भी बहुत पढ़ने में अच्छी थी और छोटी बहन में बहुत गैप था, तो मैं उसे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी पढ़ने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे डांसिंग के लिए उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब बस मॉडलिंग में थोड़ा सा, क्योंकि वो उनको भी इतना आइडिया नहीं था फैशन वर्ल्ड के बारे में। जैसे अभी हमें, मुझे लगता है मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर सकती थी, तो मेरे को उस समय माइंड में क्लिक नहीं किया कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जा सकती हूँ या थिएटर ज्वाइन कर सकती हूँ। वो उस समय यह था कि डांस सीख रहे हैं, स्टेज शोज कर रहे हैं और कोई मॉडलिंग का छोटा सा कंपटीशन हुआ आसपास, वहां पर पार्टिसिपेट कर लिया। बट पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मेरे को सपोर्ट चाहिए था कि पीएचडी करनी है, मुझे एमकॉम करना है, एमबीए करना है, उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे 100% सपोर्ट किया है। और आज मैं जब फैशन वर्ल्ड में आई हूँ तब भी मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है। बट उनका ये रहता है कि बैलेंस करो, मतलब सक्सेस को सर पे मत चढ़ने दो और ग्राउंड पे रहो हमेशा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सिखाया है। नहीं, वो तो आपकी बातचीत करने से, आपके बिहेवियर से वो पता लग रहा है कि और आपने अच्छा, अभी तक मैंने ये सुना था कि बिहेवियरल साइंस होती है जो आपको लोगों से कैसे बिहेव करना है वो सिखाती है।
लेकिन आपने जो काम किया है वो बिहेवियर फाइनेंस पे किया है, तो बिहेवियर साइंस और बिहेवियर फाइनेंस में आप कहाँ डिफरेंस पाती हैं? देखिए, बिहेवियरल साइंस एक ब्रॉडर टर्म है और जो बिहेवियरल फाइनेंस है वो उसी की ऑफशूट है, क्योंकि बिहेवियरल साइंसेस में हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी मेनली। तो वो हम क्या करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि इंसान का बिहेवियर ऐसा क्यों है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे क्या है, वो अग्रेसिव क्यों है, या फिर वो इतना शांत क्यों है, वो मतलब इतना एक्सट्रोवर्ट क्यों है, ये सब के रीजंस हमें कहीं ना कहीं बिहेवियरल साइंस में मिलते हैं। अब जो बिहेवियरल फाइनेंस है ना, वो ये कहती है कि अब इंसान की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे कि हम हैं, मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी बहुत इम्पल्सिव हूँ, या मतलब मेरी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो मेरे इन्वेस्ट करने के डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट करती है। कि हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो भी थ्योरीज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दर्शक बोलो ये बहुत ज्यादा नीश एरिया है, वो थोड़ा डिफरेंट एरिया है और मैंने बोलना शुरू कर दिया तो बहुत लंबा हो जाऊंगी, तो मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि जैसे हम फाइनेंस में यूजुअली ये कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो रैशनल है, मतलब वो पूरा रैशनल डिसीजन मेकिंग करता है, बट एक ह्यूमन बीइंग रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे गुस्सा भी आता है, उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी उसको इम्पैक्ट करती है, उसका आसपास का कल्चर भी उसको इम्पैक्ट करता है, वो आसपास का जो मतलब जो हमारे जो सीजन चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी, इन सब का इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। तो जब हम पे पड़ता है तो हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं उस चीज पर भी उसका फर्क पड़ता है। तो बिहेवियरल फाइनेंस ये बताता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है। तो बिहेवियरल फाइनेंस इज एन ऑफशूट ऑफ बिहेवियरल साइंस ओनली। आपने इसके ऊपर एक बुक लिखी? जी, टेक्स्ट बुक लिखी है? जी। तो वो मतलब कहाँ से आप इंस्पायर हुई कि मुझे बुक भी लिखनी चाहिए? और नेचुरली जब आप कोई बुक पहली बार लिखती हैं तो किसी न किसी गाइड की जरूरत पड़ती है, तो मतलब वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? जी, मैं जब अपनी रिसर्च कर रही थी, तो जैसे हम लोग रिसर्च में कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तो जिस एरिया में मैं रिसर्च कर रही थी उसमें बहुत ही, जैसे हम बॉलीवुड में सेलिब्रिटी होती है, वैसे हमारे एरिया में भी एक सेलिब्रिटी है, वो यूएस के एक प्रोफेसर है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी के। तो अभी तक मतलब वो सबसे माने गए हैं हमारे फील्ड में। तो मैंने उनके पेपर पढ़े, और जब मैंने उनके पेपर पढ़े तो मतलब मुझे लगा कि मतलब मुझे कैसे इनकी गाइडेंस मिल सकती है, मैं इंडिया में हूँ या अमेरिकन यूनिवर्सिटी में है, मतलब मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई। मैंने उनका प्रोफाइल देखा, मतलब उनका प्रोफाइल ऐसा था कि उनसे बात करने के लिए भी आपको इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से था। और वो भी ऐसे थे कि उनके शौक थे कि वो गिटार बजाते हैं और मतलब सिंगिंग करते हैं, बट कम से कम 1000 के करीब बुक्स लिख चुके हैं। तो मुझे लगा कि ये किस तरह से मुझे गाइडेंस दे सकते हैं। मैं बहुत सोचती रही कि मैं इनको कैसे पहुंच सकती हूँ, क्योंकि इनकी गाइडेंस से ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने ना एक दिन 2013 में, मुझे याद है, मैंने एक ना रैंडम मेल कर दिया उनको। मैंने मेल में उनको ये लिखा कि अभी मतलब मैंने आपके पेपर्स पढ़े हैं और मैं बहुत ज्यादा आपके पेपर्स से इन्फ्लुएंस हूँ, और मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि जिस तरह की रिसर्च मैं करना चाहती थी उसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास इतनी फाइनेंसिंग नहीं है, इतने फंड्स नहीं है, पर एक चीज का मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैं अपना बेस्ट करूंगी, और मैं लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी रिसर्च सिर्फ किताब में बंद होके रह जाए, कुछ एक्चुअली उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए। मैंने उनको एक रैंडम मेल कर दिया। तो मैंने उनसे ये बोला कि मैं आपके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहती हूँ, और मैं भूल गई, मैंने कहा कि कहाँ रिप्लाई आएगा उसका। तो कुछ एक हफ्ते बाद उनका रिप्लाई आता है कि डेफिनेटली सुजाता, व्हाई नॉट, लेट अस कोलैबोरेट। मतलब वो तो मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था कि उन्होंने कहा कि चलिए हम इकट्ठे मिलके इस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं।
और मैंने उनके साथ किया। फिर मुझे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, जैसे उनकी तो बहुत यूएस में बिहेवियरल फाइनेंस में किताबें पब्लिश्ड है, तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी। फिर मुझे डाउट्स आते थे, मैं उनसे पूछती थी, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे सारी चीज़ें। बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने उनके साथ लिख के, बस वहीं से प्रेरणा मिल गई, वहीं से गाइडेंस मिल गई। और फिर मुझे लगा कि यार इंडिया में तो है ही नहीं किताब, मतलब इतना स्कोप है कि क्यों ना मैं लिखूं। तो मैंने शुरू कर दी किताब लिखना, 3 साल लग गए। और उस समय मैं कुछ नहीं सोच रही थी, बस मैं ये सोच रही थी कि मुझे किताब लिखनी है। तो बस हो गया, क्योंकि जब मेहनत करो तो उसका रिजल्ट आ ही जाता है। फिर मई 2019 में मेरी बुक रिलीज हो गई। गुड। और पहला फैशन शो आपने कब किया, उसका कुछ फैशन शो, एक्सपीरियंस बताइए। जी, एक्चुअली अभी बीच में मैंने जो अभी पहला शादी के बाद स्टार्ट किया, तो जो मेरे को अंदर से बहुत प्रतिभा, मतलब वो अंदर से पैशन था ना, तो वो मैंने अपने हस्बैंड से भी बता रखा था। तो एक फैशन शो हो रहा था सुपर मॉम 2019 करके, उसमें फैशन वॉक भी थी, कॉन्टेस्ट भी था। तो मेरे हस्बैंड ने कहीं से व्हाट्सएप पे आया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है तो तुम ट्राई कर लो। तो पहले तो मैंने सोचा कि अब तो इट्स टू लेट, बट उसमें बच्चे के साथ भी फैशन वॉक थी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, तो मुझे लगा मैं एक बेटी को भी चांस दिलवा सकती हूँ स्टेज पे आने का, कुछ नया कर सकती हूँ। तो मैंने उसके साथ फर्स्ट फैशन वॉक कितने सालों बाद करी। मैंने टैलेंट राउंड पर ऑटिज्म के थीम पर एक डांस परफॉर्मेंस की। उसमें मैं विनर तो नहीं रही, मैं सुपर मॉम 2019 में फर्स्ट रनर अप थी। बट मुझे जब क्राउन किया जा रहा था, तो जितने भी ऑडियंस थे उन्होंने मुझे बोला कि, मतलब रो रहे थे जब मैंने अपनी डांस परफॉर्मेंस की थी, तो लिटरली ऑडियंस ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। और सब लोग रो रहे थे कि मैंने वो कॉन्सेप्ट उनके सामने लेके आई कि ऑटिज्म क्या होता है, उनके बच्चों की लाइफ में क्या मुश्किलें आती हैं, उनकी जर्नी क्या होती है। तो मुझे इतने लोगों ने आगे बोला कि आप जीते नहीं, बट हमारे लिए आप ही विनर हो। तो वो पैशन तो पहले ही था, और अंदर से वो चिंगारी लग गई कि अब तो आगे कुछ करना है। अभी तो फर्स्ट रनर अप बने, अब तो विनर बनना है, अब आगे कुछ करना है। तो बस वहीं से दोबारा स्टार्ट हो गया। और फिर मैंने, मतलब मेरी लाइफ में मैंने एक चीज, किसी भी चीज को छोटा नहीं समझा शुरू से। मतलब चाहे मैंने जॉब, मेरी फर्स्ट जॉब में, मेरे को बिल्कुल भी इसमें शर्म नहीं आती, मेरी फर्स्ट जॉब 3,500 की थी, फिर मैंने 10,000, फिर 16,000, मैंने ऐसे ग्रो किया अपनी लाइफ में। और मुझे बिल्कुल इसमें बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने कैसे ग्रो किया है, बहुत स्क्रैच से ग्रो किया है। वैसे ही मैंने छोटे से फैशन शो से फिर से स्टार्ट किया, करते करते मैं अब कितने फैशन शो में शो ओपनर, शो स्टॉपर, लोग मुझे खुद बुला के, मतलब बुलाते हैं एज अ ज्यूरी, डांस में ज्यूरी, फैशन वॉक्स में ज्यूरी। फिर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिसेस एशिया बन जाऊंगी। वो क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये छोटी सी, अगर मुझे कोई छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, मैं उसके लिए भी चली जाती थी कि यहाँ से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे में ये एटीट्यूड नहीं था कि अरे अब तो मैं इतनी बड़ी बन गई, मुझे बड़ी तो खैर नहीं बनी, मतलब इतना मैं आगे बढ़ गई, मुझे और ये मेरे लायक नहीं है। मुझे हमेशा लगा कुछ ना कुछ मैं सीख सकती हूँ, तो मैंने हर चीज से सीखा। अभी मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, गुप्ता जी प्लीज। अभी मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद फिर हम एक ब्रेक लेंगे। जी जी जी। आपसे बात करके, आपकी नॉलेज देख के, आपका पैशन देख के, ये लग रहा है कि आपको देखने वाले जहां जहां भी आपको मिलते होंगे, आपके अंदर बहुत सी खास बातें देखते होंगे, आपको बहुत खास समझते होंगे। आप हैं भी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस सब के बावजूद आप खुद को कहाँ खास समझती हैं? मैं अपने आप को ये खास समझती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे में ना नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। मतलब मेरे लिए फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर मुझे कोई बोलता है ना कि आप ये नहीं कर पाएंगे या आपके लिए करना मुश्किल है, तो मुझे हमेशा वो एक चैलेंज सा दिखाई देता है। और मुझे ना हमेशा नेगेटिविटी में भी ना कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अगर मुझे नहीं कोई चीज हो पा रही है, तो मुझे लगता है कि कोई और पर्पस है जो मुझे दिख नहीं रहा है,
और मुझे मैं बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान अगर आपको कुछ नहीं दे रहा है अभी, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज आपके लिए वेट कर रही है। तो मैं हमेशा नेगेटिविटी में भी कभी कभार पॉजिटिविटी देखती हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है। मतलब मैं बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे मुझे इतना रोल मॉडल मानते हैं अपना, कि अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करेंगे, वो मेरे से आके मुझे बहुत ही खास फील होता है। वो कहते हैं मैम आप ना मम्मी वाली फीलिंग आती है आपको देखकर, कि जो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते वो आप, और वो कहते हैं मैम आप रोल मॉडल हो। जैसे मेरे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मैम आपसे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम ये सोचते हैं अरे सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो गए, उसका फर्स्ट मेरी बेटी के 90% नहीं आए। हम अब जिंदगी में इन प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। जब हम आपको देखते हैं कि आपके पास भी मतलब 24 घंटे ही है, बट आप उस 24 घंटे को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, और लाइफ में इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी मतलब हमेशा खुश रहती हैं, ऑलवेज स्माइलिंग। तो मतलब वो इतना खास फील होता है ना, कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन पा रहे हैं, किसी के लिए रोल मॉडल बन पा रहे हैं, और किसी के दुख को शेयर कर पा रहे हैं। वही सबसे बड़ी चीज है कि मतलब लोग अपनी प्रॉब्लम या अपनी कोई चीज जो आपसे सामने शेयर कर पा रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि कुछ सोल्यूशन देंगी मैम पक्का। आपको कहीं एक ब्रेक ले लिया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आपका सपना होगा पूरा, आपकी तलाश होगी पूरी। यदि आप झारखंड के खूबसूरत जिले धनबाद में चाहते हैं कि आपका भी आसियां हो, आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फ्लैट, मकान आदि के लिए यदि सस्ती जमीन की तलाश में है, तो हमारे दिए गए नीचे नंबरों पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर चाहते हैं, तो सस्ती जमीन आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप सीधा संपर्क करें हमारे दिए गए नीचे नंबरों पर। धन्यवाद, नमस्कार। और आपके घर में भी अगर कोई बच्ची, कोई भी लड़की पढ़ने की इच्छुक है, तो उसे पढ़ाएं, उसे कभी भी डिमोरलाइज करें, उन्हें पढ़ाई में सपोर्ट करें, समाज को सपोर्ट करें। करने के लिए मैं राजीव सर से आग्रह करूंगा कि राजीव प्रकाश सर आप अपना सवाल रखिए। राजीव सर। सुजाता मैम जी, हमने मोदी जी की बातें सुनी जी। आपके बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ था हमें भी, और बाकी बचा मोदी जी से मालूम हो गया। जैसे कि मुझे पता चला कि बिहेवियर फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपका बहुत इंटरेस्ट रहा। आप बीबीए प्रोग्राम की प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं।
जी आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक भी लिखी है, जी मगर पैशन जो है आपका एक सफल मॉडल के रूप में निखर के आया है, और वो जी भी मिसेस पे। जब आपने जी एक पारी मिस की खेल ली, मिसेस के फील्ड में आपने अच्छे रुतबा हासिल किया, तो ये आपका पैशन और ये आपका वो एकेडमिक, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाया, जबकि जो पारी शुरू की एज ए मॉडल, रोल मॉडल, वो मिसेस के तौर पर शुरू की थी। तो एक तो फैमिली होती है, उसके बीच में सामंजस्य बैठाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है महिलाओं के लिए। जी जी वो कैसे किया? हाँ, वो तो एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था ही मेरे लिए, क्योंकि मेरी डॉटर खुद एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके लिए बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड की भी ट्रैवलिंग जॉब रहती है, और प्लस मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वो भी 24/7 जॉब है, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर हैं, आप अगर MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरा अपडेटेड रहना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है ऑफिस में, उसके बाद भी अपने पैशन के लिए टाइम निकालना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ चाहा है वहां रहा है, क्योंकि अब हाँ, हम चाहे ना जिंदगी में कितने भी एक्सक्यूजेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भी लाइफ में मैं बिल्कुल कभी कभार ऐसा लगता है कि मतलब डाउन आता है, कभी कभार लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, फिर अंदर से ही एक पॉजिटिविटी आती है कि अब नहीं तो कभी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करें तो जिंदगी में हर चीज के लिए आपको टाइम निकल सकता है। और मैंने कभी लाइफ में ना, अब एक चीज है कि मैं कभी आलस नहीं करती हूँ और हमेशा ट्रेड ऑफ करती हूँ कि आपको, अगर आपके पास 1 घंटा है तो आपके पास 3-4 टास्क है, आप देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस में जाना चाहेंगे। तो कुछ खोने के लिए मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अगर आप एक बहुत आराम भरी लग्जरी जिंदगी लीड करेंगे तब आप अपने पैशन को नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज हमेशा करना पड़ती है, प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है चीजें, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। और दूसरा मुझे लगता है कि हम जिंदगी में अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूज बनाएंगे ना, तो एक्सक्यूज बनाने का, बहाने बनाने का कोई अंत नहीं है। और अगर आप करना चाहेंगे तो सारी वो कायनात मिल जाएगी आपको वो करवाने के लिए। तो बस वही है, चाह जो जो मुझे 24 घंटे में लगता है कि हाँ, मुझे, मैं हर चीज का टाइम सेट करके रखती हूँ, अब से ये, अब से ये, अब से ये, और अब ये करना है, तो होता चला जाता है। और फैमिली भी मेरी बहुत सपोर्टिव है, मतलब पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। तो मुझे काफी, जैसे अगर मुझे शूट के लिए कुछ ट्रैवल करना है, मुझे लेट आना है, तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं बेटी को संभालने में। क्योंकि देखिए आपकी बातों से एक ये निष्कर्ष निकला कि टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। हमें मालूम हुआ कि विशारदा नाम की एक बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी आपके पास है, जबकि बच्ची ऑटिज्म से पीड़ित है। तो इस निर्णय के पीछे आपकी क्या सोच रही? एक्चुअली विशारदा मेरी खुद की बेटी है। अच्छा, और खुद की बेटी। अच्छा, हाँ जी जी जी। तो अब मुझे भी ना ऑटिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मेरा हम जब मेरी बेटी 2 साल की थी तो हमें पता चला उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी स्वार्थता है। तो हमें पता ही नहीं था इसके बारे में क्या है, तो वो हमारे लिए बहुत ही, मतलब बहुत ही मुश्किल फेज था। और एक्चुअली क्या है ना, ऑटिज्म को सब समझते नहीं है कि क्या, किस एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो उसके बारे में पहले तो ये था कि जिंदगी का इतना बड़ा झटका होता है कि आप ये सभी सोच ही नहीं सकते कि आपके बच्चे को भी वो प्रॉब्लम होगी। बट जब आपके घर में प्रॉब्लम आती है तब आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो मेरी तो बहुत ही बड़ी जर्नी रही, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक थेरेपी सेंटर से दूसरे थेरेपी सेंटर, एक स्पेशल स्कूल से दूसरे स्पेशल स्कूल। तो मैं हमेशा, अभी मैंने आपसे जैसे पहले बोला कि अगर शायद वो स्पेशल चाइल्ड नहीं होती तो मैं स्पेशल पेरेंट भी नहीं होती। मुझे भगवान ने मतलब स्पेशली चुना है उसकी परवरिश करने के लिए, और उसने मुझे इतनी चीजें सिखाई है। मुझे इतना गुस्सा आता था और मैं बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाती थी, और अब मुझ में ऐसे कूट कूट के पेशेंस है कि मुझे कोई उठा के नीचे भी फेंक दे तो मुझे शायद इतना गुस्सा नहीं आएगा। और मुझे बहुत चीजों को हैंडल भी करना आया, बहुत पेशेंस, बहुत परसीवरेंस। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अपनी बेटी से सीखी कि मतलब
एम्पैथी जिसे हम बोलते हैं कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीजों को सोचना समझना। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने वी कीप ऑन कंप्लेनिंग अबाउट पेन इन आवर शूज, मतलब हम कहते रहते हैं कि हमें ये परेशानी है until we meet a man who does not have feet। तो वो ही वाली सिचुएशन मेरी बेटी ने मुझे समझाई कि हम हमेशा अपने बारे में बोलते रहते हैं कि हमें ये परेशानी है, बट हो सकता है दूसरे के इंसान की जिंदगी में और भी बड़ी परेशानी हो, पता नहीं वो क्या बैटल फाइट कर रहा हो, क्या उसकी जिंदगी में बैटल चल रहा हो। तो बस ये बहुत मतलब मैंने अपनी बेटी से सीखा, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और बहुत मेरे लाइफ में चेंज आए। ऑफ कोर्स बहुत 3-4 साल तो मेरे बिल्कुल अंधेरे में गुजरे, बट मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी में पैशन अपना ये सब परस्यू करना है, क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रह पाई तो मैं अपनी बेटी को कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। तो उसका भी बहुत बड़ा रोल है मुझे आगे बढ़ाने में। इसी संदर्भ में आपने एक एसोसिएशन संवेदना करके एस्टेब्लिश किया, जी तो शायद इसी की प्रेरणा से जो है आपने उन बिल्कुल। बच्चों के लिए समाज में एक ऐसे मैसेज दिया कि इन बच्चों के लिए, क्योंकि इस तरह के बच्चे करीब 1 बिलियन है इंडिया में, जो हमने जी, देखा अब तो है। बहुत ही संख्या बढ़ गई है। तो मतलब इसीलिए हमने संवेदनाएं करके एक पहल चलाई कि हमें ये बताना है कि ऑटिज्म क्या होता है। लोगों को मतलब ऑटिज्म, बच्चे पागल नहीं होते ना, बच्चों मेंटल रिटार्डेशन होता है, बच्चे यूनिक होते हैं, ये अपनी चीजें अलग तरीके से करते हैं। अलग तो तरीके हमने से हमें मतलब लगा कि ये जो हम स्पेशल बच्चों को भी हम हर नॉर्मल बच्चे की तरह सोसाइटी में इक्वल राइट मिलने चाहिए, उनको भी भरपूर प्रेम मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनको अंधेरे की जिंदगी मिले, क्योंकि आप मेरे को देखिए, मतलब मैं ये सोचूंगी कि मेरी बेटी का कल को कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, क्या परेशानी होती है, पेरेंट्स के क्या चैलेंजेस होते हैं। तो इसीलिए हमने संवेदनाएं करके एक पहल चलाई, लोगों को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए। और अब उस संवेदनाएं पहल के तहत हम एक मंच प्रदान करते हैं, जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, जो भी हो, हम मतलब टाइम टू टाइम शोज करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी टैलेंट को, अपने प्रतिभा को उभारने के लिए। और हम कैंपेन्स करते हैं, लोगों को बात बताते हैं कि ये क्या चीज है ऑटिज्म, इसमें पेरेंट्स की क्या चैलेंजेस है, बच्चों के क्या चैलेंजेस हैं। तो विशारदा से ही प्रेरणा मिली इन सब चीजों की, तभी हम जिंदगी में आगे इतना बढ़ रहे हैं। ऐसी सोच के लिए आप तो बधाई के पात्र है कि समाज में ऐसी जागरूकता, ऐसे बच्चों के लिए प्रति संवेदनाएं आप लेके चल रही साथ में, तो इसके लिए आपको बार बार कोट कोट नमन है कि ऐसा सोचना जो है समाज के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं इस पे एक चीज भी बोलना चाहूंगी कि मतलब मेरी डॉटर से प्रेरणा लेके मैं विशारदा एक सोशल इशू पर मूवी लेके आ रही हूँ। हम लोग शुभ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट और मैं जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं शुभराज जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा टॉपिक लिया। वो भी 1.5 साल से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए और डायरेक्शन करने के लिए। तो मतलब आप ये सोचिए कि मतलब हमें ये लगता है कि हम इसलिए लेके आ रहे हैं कि हमें जनता को जागरूक करना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है। और फिर उसमें मैंने अपनी बेटी का सब्जेक्ट दिया विशारदा, कि उसकी लाइफ जर्नी दिखाई जाएगी। तो मुझे बहुत लोगों ने कॉल करा कि आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको अपनी बेटी की सिक्योरिटी की इच्छा नहीं, मतलब चिंता नहीं है, और आप कैसी पेरेंट हैं, आप अपने बच्चे को सबके सामने एक्सेप्ट करती हैं कि वो स्पेशल चाइल्ड है, पब्लिक फोरम पे बोलती हैं कि वो स्पेशल चाइल्ड है, तो आपको तो बहुत शर्म आनी चाहिए। तो आप इस तरह से मूवी लेके आ रही हैं इस टॉपिक पे। तो मैं मतलब आप सोचिए, जो कुछ पेरेंट्स थे जिनके हमें इंटरव्यू करने थे मूवी के लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री कम फिक्शन है, कुछ ऐसे पेरेंट्स थे, हमें उनकी मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इंटरव्यूज दीजिए अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने हमसे बोला कि आज 4 लोगों को पता है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, ऑटिज्म से पीड़ित है, स्वालिंगता से पीड़ित है, और आप इस इंटरव्यू के द्वारा पूरी दुनिया को बता देंगे। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मतलब आपको तो अपनी बेटी की चिंता नहीं है, पर हमें तो अपनी बच्चे की चिंता है।
तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब सब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी एक स्पेशल बच्चे को एक्सेप्ट करे, वो तभी होगा जब एज अ पेरेंट आप खुद एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये बच्चों में ये पागल नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिक है। इनकी इनकी जो एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी है, एज अ पेरेंट हमें वो जानना है और पहचानना है और उसे बाहर लेके आना है। आपकी ऐसी सोच समाज के लिए एक प्रेरणादायक होगी। तो इसके लिए आपने कोई एकेडमी भी खोलने का प्लान किया कि जो बच्चे एक समय में आके एक दूसरे का दुख दर्द, उनके गार्जियन जो फीलिंग थी कि हम अगर हम अपने बच्चे को यहाँ पे लाते हैं इस मंच पर, तो हम पूरे समाज में जो है मालूम हो जाएगा हमें कि हमारा बच्चा इस तरह का है, इस ऑटिज्म से पीड़ित है। तो एक जो झिझक थी वो खुलेगी। तो इस तरह के कोई एकेडमी हो जहाँ पे कुछ बच्चे या पेरेंट्स आके मिल सकें, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। जी, डेफिनेटली ये हमारा फ्यूचर प्लान है, क्योंकि इसमें देखिए रिसोर्सेज और फंडिंग और मतलब स्पेशल पेरेंट्स सारे जुड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम डेफिनेटली संवेदनाएं जो हमारा पहल है उसको हम एक एनजीओ में कन्वर्ट करेंगे। फिर डेफिनेटली हम अकेडमी भी ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जहां पर सारे स्पेशल पेरेंट आए, अपनी बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे की मदद करें, ताकि जो हम इनसिक्योरिटी में रह रहे हैं कि कल को हमारे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई सपोर्ट है नहीं, हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑटिज्म के बच्चों की जो थेरेपीज होती है वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, इतनी एक्सपेंसिव, एक घंटे का इतना चार्ज किया जाता है। तो हमें मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। और तो डेफिनेटली फ्यूचर प्लान तो है जो आप कह रहे हैं, पर वो मतलब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने फिल्म की बात की, फिल्म एक ऐसा नजरिया है कि जो कि छोटे समय में बहुत वाइड रेंज है लोगों को समझाने के लिए, इस प्रॉब्लम से अवगत कराने के लिए। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं। मोदी जी ने बताया था कि आप टैलेंटेड भी हैं, तो मॉडल के रूप में भी स्टैब्लिश हुई और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे कवर पेज पे भी आई, कई पत्रिकाओं में आई, एक दो नहीं, हमने देखा कि कई पत्रिकाओं में आप आती रही। तो कभी आपको फिल्मों में काम करने का अवसर नहीं मिला या ऑफर कोई आया हो? एक्चुअली थोड़ा मेरे ऑफर तो हैं, आए ऑफर, बट एक तो मैं कहना चाहूंगी कि बिकॉज सोशल मीडिया स्पेशली कोविड के दौरान आपको ऑफर्स बहुत आएंगे, तो आप इंटेलिजेंटली चॉइस करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड भी है। हमारी जो यंग जनरेशन है बहुत जल्दी ऐसा होता है ना, ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में बह जाती है कि अरे वाह ये ऑफर आ गया चलो भागते हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि बैलेंस रहिए, कोई भी ऑफर आता है उसको पूरा सोच समझ के ही आगे बढ़िए। तो ऑफर्स डेफिनेटली इन पाइपलाइन है, बट अभी मेरा फोकस पहले विशारदा मूवी है जो मैं शूट कर रही हूँ, तो ये हमारा मई में शूट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरी आगे 2 तमिल मूवीज हैं पाइपलाइन में। तो पहले मैंने अपने आप को एज अ मॉडल एस्टैब्लिश किया, तो कोविड की वजह से थोड़ी डिले हो गई है तमिल मूवी, वरना लास्ट ईयर का प्लान था। तो अभी इस मूवी का शूट मेरा जून में स्टार्ट हो रहा है, और लकीली मुझे मतलब बहुत चैलेंजिंग रोल मिला है इसमें, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा के मानना ये है कि आप दिल्ली में रहकर भी बाहर जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि शूट तो बाहर भी होंगे, दिल्ली तक तो सीमित रहेगी नहीं। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरे जो ज्यादातर मैगजीन शूट्स हैं वो इंटरनेशनल मैगजीन शूट्स हैं, मतलब बहुत ही लकी रही हूँ मैं इसमें कि मेरी जितना फ्रेंड सर्कल यूएस में ज्यादा है। जब मैंने पढ़ाई करी तो मेरे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन हुआ, जब मॉडलिंग करी तो मॉडलिंग में भी मतलब एक मैगजीन है वर्ल्ड क्लास पेटीट मॉडल्स, उसमें मैं पहली मतलब फर्स्ट इंडियन हूँ फीचर होने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ मैं उस पर फीचर हुई। तो मतलब इंटरनेशनली हाँ यूएस में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं इंटरनेशनली ज्यादा पब्लिश्ड हूँ इंडिया के कंपैरिजन में। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में राजीव सर सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ कमेंट्स भी हैं हमारे दर्शकों का, तो उसको पढ़ दिया जाए। राजीव सर। जी जी जी, थैंक यू। अभी तो आया नहीं। शिखा सिंह जी बोल रही है, गुड आंसर सुजाता। थैंक यू।
मुझे कौन सा आंसर के लिए गुड आंसर कह रही है ये नहीं मुझे पता है। सारे आंसर के लिए सारे आंसर के लिए आपने आंसर दिया था तब भी ये मैसेज आया था। ममता सक्सेना कह रही है गुड क्वेश्चन राजीव सर। सर्वेश मिश्रा जी बोल रहे हैं एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोनाक्षी सिंह थम्स अप आपको दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और हेमंत जोशी जी बोल रहे हैं सुजाता जी आपकी प्रोफेशन के साथ साथ बहुत अच्छा सोशल वर्क भी कर रही हैं। थैंक यू, ये बहुत मोटिवेटिंग है जी। सोनाक्षी सिंह बोल रही हैं राजीव सर गुड क्वेश्चन। तो गुड क्वेश्चन की कड़ी में हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं कि आपकी नजर में सुंदरता का क्या सही नजरिया है? आज का पहनावा, वर्तमान का फैशन ये सुंदरता है, ये सब अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कितना सपोर्टिव है आज का फैशन? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे एक बार? आपकी नजर में सुंदरता का नजरिया क्या है? आज का पहनावा है या वर्तमान का जो फैशन ट्रेंड है वो है, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए कितना सपोर्टिव है आज का जो फैशन है? पहली बात तो मैं वो इंसान हूँ जो ब्यूटी को स्किन डीप मानता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ब्यूटी मतलब आउटर ब्यूटी नहीं है। आप एक कितने अच्छे इंसान है अंदर से, अगर आप वो अच्छे इंसान है तो वो आपके चेहरे पे खुद आता है। और मैं हमेशा ये बिलीव भी करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ और सबसे कहती हूँ और खुद भी यही फॉलो करती हूँ कि मतलब आप हमारी ना हर्ड मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। हर्ड मेंटेलिटी से कहने का मेरा मतलब है कि जैसे हम फैशन में करते हैं ना, अरे ये तो ट्रेंड में है, चलो छोटे कपड़े पहनना ट्रेंड में कर लेते हैं, अरे ऐसे बाल करना ट्रेंड में कर लेते हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी आप पहन रहे हैं, जो भी आप अपने आप को प्रेजेंट जैसे भी कर रहे हैं, पहले आप उसके लिए खुद कन्विंस्ड होने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है, चाहे आप उसमें बेवकूफ लग रहे हैं। नहीं, आप पहले खुद कन्विंस्ड होने चाहिए कि हाँ मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, हाँ मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। मतलब आपको जो आपकी कॉन्शियस है ना, वो अंदर से आवाज देनी चाहिए कि हाँ आप ये आप हो। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज ना करें। फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। मतलब ट्रेंड में है कि मुझे ये ड्रेस पहननी है, ट्रेंड में है मुझे अपने बाल ऐसे करवाने हैं, ट्रेंड में है कि मुझे ऐसे वॉक करनी है। ट्रेंड तो बहुत कुछ कहता है, बट हमें उस प्रोसेस में अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनालिटी को नहीं खोना है। तो ब्यूटी फॉर मी मतलब इज स्किन डीप, अंदर से पहले अच्छा इंसान होना और पहले खुद कॉन्फिडेंट होना कि मैं जो कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ। तो वही मेरे लिए फैशन है और वही मेरे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। बिल्कुल सही बताया। एक मन में हमारे एक सवाल आया कि एक मॉडल, आपने जो कैरियर स्टार्ट किया एज ए मॉडल जी स्टार्ट किया था, आपको फिर ऑफर मिलने लगे फिल्म में एज ए हीरोइन, एक एक्ट्रेस के रूप में आपकी पहचान बनी। तो एक मॉडल क्या सफल एक्ट्रेस बन सकती है? यदि हाँ, तो उसको क्या क्या चीजें बात में ध्यान रखनी चाहिए, और यदि नहीं बन सकती है तो उसके बनने के लिए क्या करे वो? एक मॉडल सफल एक्ट्रेस बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि मॉडलिंग आपको इतना स्टेज पे चलने का, लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा बहुत टाइम बाद मैंने पहला फैशन वॉक किया था, तो मुझे पोज करना नहीं आ रहा था, मुझे लोगों को देखना नहीं आ रहा था। इवन जो मैगजीन शूट मैंने पहले किया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किधर देखूं, मैं कैमरा में देखूं, मैं इधर देखूं साइड में, कैसे पोज करूं। पर मैं हर स्टेप के साथ इम्प्रूव होती गई, मुझे अंदर ही अंदर एक कॉन्फिडेंस आता गया। तो वो कॉन्फिडेंस आना एज अ मॉडल बहुत जरूरी है, अपने आप को कैरी करना बहुत जरूरी है। तो आप एक मॉडल पक्का एक्ट्रेस बन सकती है। पर एक्टिंग जो है ना, अगेन एक नशा है, एक्टिंग अगेन एक पैशन है। अगर जैसे मैंने रिसर्च के लिए मैं कहती थी मैं पैशनेट हूँ, क्योंकि कोई भी जो रोल है उसके अंदर आपको घुसना पड़ता है और आपको समझना पड़ता है। एक्टिंग भी एक तरीके का रिसर्च है। अगर आपको कोई रोल मिला है तो पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, उसे फील करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे एक्ट्रेस बन सकते हो। क्योंकि एक्ट्रेस बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देखना अच्छा लगना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए फेस पर।
नहीं, वो भी एक अपने आप में ही रिसर्च है। तो मुझे लगता है कि चाहे आप एक मॉडल हो, चाहे आप एक एक्टर हो, उसकी की मेहनत और रोल को समझना, कैरेक्टर में डूबना और उसको पैशन की तरह फॉलो करना, ना कि बोझ की तरह। मतलब अगर धूप हो, गर्मी हो, छांव हो, जो भी हो, आपको सिर्फ अपना रोल दिखाई देना चाहिए, अपना कैरेक्टर दिखाई देना चाहिए और आपको उसमें डूब जाना है, तभी आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये बात है। एक छोटा सा चलिए, क्वेश्चन हमारा ये कि मोदी जी भी एक एक्टर है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। जी बोलिए। राजीव सर, बातों का सिलसिला जी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुमार मोदी, टीवी एंड फिल्म आर्टिस्ट। आपका SPJSG यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल पर स्वागत है। यदि आप फिल्मों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का सहयोग चाहिए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि फिल्म निर्माण से संबंधित जो भी सहयोग आपको चाहिए मिलेगा। धन्यवाद। जी सुजाता जी, हमारा एक अंतिम क्वेश्चन यह था कि मोदी जी एक्टर हैं, हम एक्टर से डायरेक्टर हो गए, तो क्या कभी आप हमारी टीम में भी अपना सहयोग देंगी अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो सोचती हूँ एक सफल एक्टर बनने के लिए पहले जो मतलब एक्टर का रोल बाद में आता है, जो पीछे 200 लोग की टीम लगती है ना प्रोडक्शन की, उनका मेन रोल है। वो जो छोटे-छोटे मतलब हम वो जो लोग इतने काम कर रहे हैं, वो अननोटिस्ड चाहे कोई कास्टिंग में हो, चाहे डायरेक्शन में हो, जो असिस्टेंट डायरेक्शन है, जो कैमरामैन है, जो हम वो छोटी-छोटी चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें टीवी पे क्या दिखाई देता है? एक्टर। बड़े उस पे एक्टर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है एक सक्सेसफुल एक्टर बनने से पहले आपको ये पूरा प्रोडक्शन जो बैक स्टेज है वो समझना भी उतना ही जरूरी है। तो मैं तो डेफिनेटली हर रोल में जाना चाहूंगी, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और सबको मतलब लाइफ इज टू स्मॉल और जितनी मैक्सिमम चीजें आप कर सकते हो तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। कि बैक स्टेज तो एक फंडामेंटल यूनिट है चाहे फिल्म की हो, क्योंकि बारीकियां सीखना है तो ABCD तो सीखना जरूरी है। जी, ABCD वाई से बिल्कुल जेड तक नहीं सीखेंगे, मगर ABCD आनी चाहिए, चाहे वो एक्टिंग का हो, कैमरे का हो, लाइट का हो, मेकअप का हो, साउंड का हो, या स्टेज पे कोई भी क्रॉप का इस्तेमाल यूज करना हो। जी, तो जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और गुप्ता जी से हम चाहेंगे कि भविष्य में आपका साथ, मोदी जी का साथ फिर दोबारा मिलेगा। मेरी खुशकिस्मती होगी। आगे मैं मोदी से अगला तो सवाल सुजाता जी, आप दिल्ली में रहती हैं और आपसे बात करके, लखनऊ से दिल्ली कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है जी बिल्कुल। आपसे बात करके मतलब ये इच्छा होने लगी कि अगली बार जब दिल्ली जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा। बिल्कुल सर, आइएगा, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अच्छे लोग कहीं ना कहीं शुरुआत भगवान खुद ही मिला देता है, तो यही शुरुआत है। हाँ, आपने टाइम मैनेजमेंट की बात करी थी जी, कि जिस आदमी ने अपनी लाइफ में टाइम को यूटिलाइज करना सीख लिया वो सक्सेसफुल हो जाता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, हर आदमी का अपना टाइम यूटिलाइज करने का तरीका अलग अलग होता है। मेन चीज होती है कि आप प्रेफरेंस किसको देते हैं, जी, और उसके साथ साथ आपका बिहेवियर कैसा है। जी, बहुत। कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको समाज का साथ चाहिए, उनका कॉपरेशन हर एक स्टेज पे चाहिए, और समाज का जो कॉपरेशन आपको मिलता है वो मेनली आपके बिहेवियर पे आपको मिलता है। और आपने बिहेवियर पे, ह्यूमन बिहेवियर पर काफी स्टडी करी है, तो लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि आपका बिहेवियर कैसे सुधर सकता है? जैसे मैं जो चीज सुनना चाह रहा हूं आपसे।
जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं, तो जब हम पैरेलल लाइन पे बात करते हैं तो वो बात बहुत दूर तक जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन नैनीताल कराया है, और आप कहें अरे कहाँ नैनीताल करा लिया, इससे अच्छे स्कूल तो देहरादून में है। तो यहाँ पे बातचीत जो है हमारी आपकी ब्रेक हो सकती है, लेकिन अगर आपका जवाब ये आए कि हाँ बहुत अच्छा किया, नैनीताल में बहुत अच्छे स्कूल हैं, ये आंसर हमारी बातचीत ज्यादा लंबी चला सकता है। तो मैं वो टिप्स जानना चाहता हूं, या आप लोगों को बताइए, हमारे व्यूअर्स को, कि वो कौन से टिप्स हैं जो आपको ह्यूमन बिहेवियर सुधारने में सहयोग करते हैं। इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि आपने ह्यूमन बिहेवियर पे काफी स्टडी करी है। मैं एक बहुत ही मतलब मेन पॉइंट कहना चाहूंगी। आज की डेट में हर कोई बोलना चाहता है, सुनने वाले कम है। तो एक अच्छे स्पीकर होने से पहले इम्पोर्टेंट है एक अच्छा लिसनर बनना। तो आप जो पहली टिप है जो हम लोग अवॉइड कर देते हैं हमेशा, कि वी आर नॉट गुड लिसनर्स। तो अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, जैसे आपने कहा, तो हमें एक अच्छा मतलब दूसरे इंसान की बात सुनने की भी मतलब वो पेशेंस हम में होनी चाहिए। ये नहीं कि बस अपनी अपनी बात कह दो और बात खत्म। और दूसरा कि क्या होता है जब हम बात करते हैं ना, तो चाहे आपने अपनी लाइफ में जितना भी जो भी अचीव किया हो, ये नहीं है कि आप अपने अचीवमेंट्स दूसरों पे थोपें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और क्योंकि हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, हर इंसान की अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जो सोच है वही दूसरे इंसान की भी सोच होगी। तो उसके लिए पहले है कि दूसरा इंसान को सुनिए, बी अ गुड लिसनर, और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसे रखिए कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे पे थोप नहीं रहे हैं, कि आप सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव रखिए और दूसरों को उसका डिसीजन लेने दीजिए। और बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं हुई। हमारा क्या होता है कि हम किसी लोगों के पहनावे से, लोगों के देखने के तरीके से, बैठने के तरीके से, फोन पे बात करने के तरीके से बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं। प्लीज जजमेंटल मत हुइए, ओपिनियन बनाने में टाइम लीजिए, क्योंकि हमें सामने वाले इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये टाइम लगता है समझने में। तो मेरी 3 टिप्स हैं कि पहले तो हमें एक गुड लिसनर होना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और एकदम से ओपिनियन फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये 3 चीज रखेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन हमेशा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन रहेगी। दूसरी बात, ऑटिज्म पे जो है आपने काफी स्टडी करी है जी, आप उस दौर से गुजर भी रही हैं। जी 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 तो जिन फैमिलीज में इस तरीके के बच्चे हैं, जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनके साथ उनको कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए, ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं ना, ऑटिस्टिक बच्चे, वो बहुत यूनिकली एबल्ड हैं, उनमें कोई ना कोई स्पेशल टैलेंट जरूर होता है। तो हमें एज अ पेरेंट, मतलब हमें अपने बच्चे को भरपूर प्यार देना है, और अपने बच्चे में एक स्पेशल टैलेंट जो है, जो अलग यूनिकनेस है, जो स्पेशल एबिलिटी है, उसको पहचानना है और उसको प्रोत्साहन दे के बाहर लाना है। पर वो तभी हो सकता है जब हम ये इस मेंटालिटी में नहीं रहेंगे कि हमारा बच्चा तो ऑटिस्टिक हो गया, हमारी तो किस्मत खराब हो गई, हम तो दुनिया के सबसे दुखी इंसान है, हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करिए कि स्पेशल बच्चा है और भगवान ने आपको चुना है उस स्पेशल बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहले तो आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। फिर आप देखिए उस बच्चे के चैलेंजेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे बोल नहीं पाते हैं, और कुछ बोल पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जैसे भी आपके बच्चे के साथ है, टाइम स्पेंड करिए। टाइम स्पेंड में मैं ये नहीं कहूंगी क्वांटिटी टाइम, कि मैं 24 घंटे बच्चे के साथ हूँ पर मुझे पता ही नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। क्वालिटी टाइम, चाहे आप 1 घंटा स्पेंड करें, पर अपने बच्चे को समझिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बोल के नहीं बता पाएगा, वो अपनी दुनिया में है। तो आपको उसकी दुनिया में घुसकर उसको समझना पड़ेगा, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एज अ पेरेंट खुश हैं अपनी जिंदगी से।
अगर आप इसी मेंटालिटी में रहेंगे कि अरे मेरे साथ तो भगवान ने बहुत बड़ा वो कर दिया अन्याय, तो आप ना अपने बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे और ना ही खुद के साथ कर पाएंगे, और उसके चैलेंजेस के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, लगभग 1 घंटा हो गया आपसे बात करते हुए। मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, राजीव जी ने भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किए, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिए। आपके जवाब में आपका बिहेवियर झलक रहा था और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। फिर भी हो सकता है कि आप कोई बात बताना चाहती हो जो हम लोगों ने न पूछी हो, या हमसे कोई ऐसा सवाल छूट गया जिसका जवाब आप देना चाहती हैं, ऐसा कुछ कहना चाहती हो तो कहिए, खुली छूट। मोदी जी, या तो आप सोच के आई थी कि आज हम इस मंच पे ये बात रखेंगे या अपने दिल की बात करेंगे? आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे कि मैंने दिल की बात तो सारी कह ही दी ऑलमोस्ट। जो मैं कहना चाहती थी, अपनी मूवी के बारे में बोलना चाहती थी, अपने पहल के बारे में बोलना चाहती थी, अपनी बेटी के बारे में बोलना चाहती थी, अपनी पढ़ाई की जर्नी के बारे में बोलना चाहती थी। और मतलब मेरे को एक्चुअली एक प्रेरणा मिली है जो मुझे मोदी जी से मिली है। एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद थिएटर स्टार्ट किया, तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई ये बात सोचकर कि मतलब अगर कोई चीज आप 20s में अचीव नहीं कर सकते तो आप 30s में कर सकते हैं, 30s में नहीं कर सकते तो 40s में कर सकते हैं, 40s में नहीं तो 60s में, नहीं तो आगे भी। तो मतलब इट इज नेवर टू लेट इन योर लाइफ टू अचीव। और मेरे को भी मतलब अंदर से लगा है कि अभी सुजाता तुम यू कैन ऑल्सो ट्राई थिएटर। तो मुझे मेरे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा शो रहा जिसमें मुझे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि अपने पैशन को परस्यू करने की कोई एज, कोई सीमा नहीं है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मैं भी थिएटर जरूर ट्राई करने वाली हूँ। थिएटर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्टिंग का एक नजरिया है। थिएटर पे जो आदमी खड़ा हो गया, हमारे भी जो टीचर्स थे वो ये कहते थे कि जो स्टेज पे आया वो असली आर्टिस्ट है, कैमरे में सभी आर्टिस्ट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बहुत करना है। बिल्कुल। तो चलिए कभी दिल्ली भी आते हैं हम अपने शो लेके, तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई स्टेज परफॉर्मेंस हमने नेशनल लेवल पर भी किए और अवार्ड भी जीता। तो सब कुछ करते करते आप इस फील्ड में आए कि थोड़ा सा मूवी पे देखें, क्योंकि रुझान आज के यूथ का जो है। सुजाता जी, मैं आपको एक बात बता दूं जो राजीव जी अपने मुंह से नहीं कहेंगे। जी बताइए। राजीव जी खुद फैशन शोज अरेंज करते हैं ऑल ओवर इंडिया। वेरी नाइस सर। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो इतना टैलेंटेड लोग मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मुझे तो खुद ही मतलब एक इंस्पिरेशन मिल रही है इस शो से। तो हमने अभी 20 फैशन शो किए और जो विनर हुए वो एयर होस्टेस भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है ना। वो लड़कियां जो हैं वकील भी हैं और मॉडल के रूप में भी अपने को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि मतलब मॉडलिंग में के साथ अगर आपकी पढ़ाई जुड़ जाती है ना, जैसे मैं इतनी नेटवर्किंग क्यों कर पाई, मैं यूएस तक की मैगजीन्स तक में कैसे पहुंच गई, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स थे बात करने के, मतलब लोगों से नेटवर्किंग करने के। तो पढ़ाई बहुत मदद करती है ऐसी चीजों में। तो एजुकेशन एंड नॉलेज इज समथिंग विच विल नेवर गो वेस्ट। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, एजुकेशन एंड नॉलेज विल ऑलवेज हेल्प यू। अच्छा, मैगजीन के कवर पे आने के लिए मैगजीन्स ने आपसे कांटेक्ट किया या आपने मैगजीन से कांटेक्ट किया? मतलब इस लाइन में आप मॉडल्स को कैसे गाइड करना चाहेंगी? मेरी जर्नी तो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही हो, क्योंकि मैंने हर चीज हिट एंड ट्रायल, मतलब इनसे बात करो, ऐसे बात करो, इस तरह से इंटरव्यू करो। तो मेरा पहला जो इंटरव्यू पब्लिश हुआ था वो यूएस में तब हुआ था जब मैंने मिसेस इंडिया रेनेसांस 2020 दिसंबर 2020 में विन किया था। तो जब मैंने ये टाइटल जीता था तो मेरे को पता चला कि एक वर्ल्ड क्लास ब्यूटी क्वींस मैगजीन आती है और वहां पर वो वर्ल्ड के मतलब जो टाइटल विनर्स होते हैं उनको पब्लिश करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया मैं कैसे अप्रोच करूं। मैंने उनके एडिटर को मैसेज लिखा कि मैं यहाँ की विनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी मैगजीन में कवरेज दीजिए। तो
उन्होंने बहुत ही मतलब उन्होंने कहा अपना प्रोफाइल भेजिए, मैंने प्रोफाइल भेजा तो उन्होंने कहा हाँ हम आपको पब्लिश करेंगे। तो वो फर्स्ट मेरा था जो मतलब मेरे अगेन एक जैकपॉट मैंने लग गया था, जो मैंने ट्राई किया था बहुत सर्च करने के बाद कि बहुत बड़ी मैगजीन है। फिर उनको मेरी पिक्चर्स इतनी पसंद आई, वो मेरी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था, मुझको पिक्चर्स इतनी पसंद आई कि उनकी जो डायरेक्ट टोका ज़िविस्की करके हैं, वो यूएस के मतलब जो मैगजीन चलाते हैं वर्ल्ड क्लास ब्रांड, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं। तो तब उन्होंने मुझे कवर पेज का ऑफर किया कि सुजाता हम एक वर्ल्ड क्लास क्वींस ऑफ इंडिया करके मैं एक मैगजीन निकालूंगा और उसमें आप जिसमें सारे इंडिया के टाइटल विनर्स जो चाहते हैं उनको पब्लिश करेंगे और उसके कवर पेज पे आप आओगे। तो मैंने उसके वो कवर पेज से मुझे बहुत प्रमोशन मिला, मतलब वो कवर पेज पे जब मैं आई, अब वो उसके बाद वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि फर्स्ट टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आना और उसमें प्रमोशन मिलना। फिर वहां से मुझे आगे ऑफर्स आए, जैसे फिर हॉलीवुड मैगजीन का, फिर मुझे आया हाई फैशन मैगजीन का, फिर एक फैशन फ्लेयर मैगजीन थी उसमें मैं पब्लिश हुई। बहुत सारी ऐसी फिर चलती चली गई क्योंकि वो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट थी। तो मतलब आपके अपने अंदर वो साहस होना चाहिए कि आपको जहां जाना है वहां कांटेक्ट कर सकें। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आपको एक मतलब आप ये भी एक रिसर्च है कि आप देखिए टाइटल बहुत लोग जीतते हैं, बट आपको अपने टाइटल को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि कितने टाइटल्स लोग जीतते हैं, कितने ब्यूटी पैजेंट होते हैं, पर कितने ब्यूटी पैजेंट विनर को लोग जानते हैं। मैं हमेशा जब भी जाती हूँ एज ए ज्यूरी, किसी फैशन शो में भी जाती हूँ, और इवन मैं अपने जो मतलब लोग कहते हैं कि मुझे गाइडेंस दो मॉडल्स, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि टाइटल कोई भी जीत सकता है, पर वो क्राउन घर में रखने के लिए नहीं है। एक तो आप टाइटल में एक आपको कोई चैरिटी वर्क जो आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली आपको करना होना चाहिए कि आप वो काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म उस कॉज के लिए काम करते हैं। और दूसरा आपको टाइटल यूज करना आना चाहिए कि अगर मैं मिसेस एशिया हूँ तो मैं अपने आप को मिसेस एशिया की तरह कैसे प्रमोट कर सकती हूँ। तो यू शुड लर्न टू यूज योर टाइटल मिल गया है, उसे घर में नहीं रखना है, उसके लिए आपको नेटवर्किंग करनी है और आगे बढ़ना है। यही सही अप्रोच है। ये अप्रोच है, क्योंकि हम क्या वेट करते हैं ना कि हाँ कि शो के ऑर्गेनाइजर है वो हमें म्यूजिक एल्बम देंगे, हम वेट करते हैं, सुन पा रहे हैं ऑर्गेनाइजर है वो हमें किसी फिल्म में चांस देंगे, वो तो देंगे ही, उन्होंने आपको ऐसे पैजेंट में प्रॉमिस किया है। मोदी सर हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ राजीव सर सुन पा रहे हैं हमें? आ रही आवाज आपकी? आपकी आवाज आ रही गुप्ता जी। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि समय की समाप्ति की ओर है और हम लोग फिर कभी सुजाता कपूर जी को बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम, और आज का जो शो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि मोदी सर, और शुभ रात्रि हमारे राजीव सर, और सभी हमारे दर्शकगण जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिए उनको। और शनिवार को मिलते हैं एक नए बॉलीवुड कलाकार से, नेहा झा से। तो शनिवार 8 बजे आप लोग जरूर SPJSG एंटरटेनमेंट से जुड़े रहें। थैंक यू, शुभ रात्रि। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सुजाता जी, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। फिर मुलाकात होगी दिल्ली में या लखनऊ में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा। जाते रहते हैं ना।